Good morning, my dear student. I am विकास कुमार सिन्हा. वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कूलॉम बल का सदिश निरूपण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम फोर्स. यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि आपका कूलॉम फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो होता है, दो चीज की उपस्थिति होता है. एक आपका मैग्नीट्यूड का और दूसरा आपका डायरेक्शन का. तो इसके पहले जो हम फार्मूला पढ़े थे वो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड था, वहां पे डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था. तो आज हम डायरेक्शन की बात करेंगे. तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूलॉम बल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आपका एक फार्मूला दिया गया था कूलॉम बल का, वो क्या था, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R². इस फार्मूला को हम लोग पहले पढ़ चुके थे. और अगर हम बात करें डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं. 11th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्शन को बताने के लिए एक वेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, राइट. और यूनिट वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं I कैप, J कैप और K कैप. ओके, तो इसे बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिट वेक्टर का. ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं. यहाँ पे हम स्पेस में दो आवेश लिए, Q1 और Q2. ओके, और आवेश में लेने का मतलब है कि इसे शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जहां पे आपका 3 एक्सिस है, X, Y एंड Z. दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे स्पेस में दो आवेश लिए Q1 एंड Q2. ओके, अगर Q1 और Q2 आवेश में है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना. और हम ये भी जानते हैं कि कूलॉम बल जो है वो एक प्रकार का अननोन बल होता है. अननोन बल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वस्तु पे जितना बल लगाएंगे, ये वस्तु ये वाले वस्तु पे उतना ही बल लगाएगा. ओके, जिसे हम बोलते हैं अननोन क्रिया. ठीक है, कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाए तो वो वस्तु भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगाएगा. उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, अननोन क्रिया. तो यहाँ पे कूलॉम बल में यही होता है कि अगर Q1 पे जितना बल Q1 Q2 पे जितना बल लगाएगा, Q2 Q1 पर उतना ही बल लगाएगा, राइट. तो यहाँ पे देखिएगा कि Q1 पर Q2 जो बल लगाएगा वो कितना बल लगाएगा, F1 2. इसका मतलब ये हुआ कि आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल. और यहाँ पे Q2 पे कौन सा बल लगाएगा, Q1 लगाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F21. इसका मतलब ये हुआ कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल. ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इक्वल होगा. इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, अब हम Q1 के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का प्रयोग करते हैं. ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी राशि का पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पोजीशन वेक्टर का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश. तो Q1 के पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम ओरिजिन का प्रयोग करते हैं, है ना.
किसका प्रयोग करते हैं? ओरिजिन का अर्थात O का। तो Q1 का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में कितना एज्यूम कर लिया गया है? R1, और ये वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा दिए। Q2 के पोजीशन को बताने के लिए हम किसका यूज किए? हम R2 वेक्टर। तो ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि R1 वेक्टर क्या है? Q1 की स्थिति सदिश। R2 वेक्टर क्या है? Q2 की स्थिति सदिश। राइट। अब हम ये देख लेते हैं कि Q1 और Q2 के पोजीशन की अगर हम बात कर लें तो Q1 का पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? R12 वेक्टर। क्या होगा? R12 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 का पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम Q2 का पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर। R21 का मतलब हुआ कि Q2 का पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे R12 वेक्टर और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका इक्वल होगा, इसलिए हम इसे कोई क्वांटिटी मान लेते हैं और वो आपका क्वांटिटी स्मॉल r मान लेते हैं। R1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R, ठीक है। तो उसे हम क्या एज्यूम कर लिए? R एज्यूम कर लिए। ओके, तो ये आपका R12 लिखा हुआ है। Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष और R21 का मतलब हुआ Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। तो इसे आप पहले नोट डाउन कर ले। बात करते हैं कि वहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहा था। एक आपका था F12 और दूसरा आपका था F21। अब हम ये देख लेते हैं कि F12 का वैल्यू कैसे निकालते हैं और F21 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है, यानी कि F12 और F21 में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप निकालिएगा F12 वेक्टर। तो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वो आपका है K into Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे R के जगह पे हम यूज करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड। किसका यूज करेंगे हम? R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसे हम लिखेंगे R12 का मैग्नीट्यूड और इनटू इसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज करेंगे R12 कट। इसलिए F12 वेक्टर इक्वल टू K के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2, सॉरी यहाँ पे R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा इनटू R12 का मैग्नीट्यूड को हमने क्या माना था? R। तो क्या हम इसके जगह पे R को रिप्लेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R स्क्वायर इनटू R12 कट। ये आपका हो गया F12 का फॉर्मूला, जहां पे ये वाला जो पार्ट है वो आपका शो करता है मैग्नीट्यूड और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका शो करता है डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया? F12 का। अब हम इसके आगे निकालेंगे F21। तो F21 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला वही होगा F21 वेक्टर इक्वल टू K
इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन यहाँ पे R के जगह पे हम किसका उपयोग करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ R21। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मोड R21 और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्क्वायर इनटू इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे R21 कैप। इसलिए F21 वेक्टर इक्वल टू K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर लिए थे R, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम F12 का वैल्यू निकाल लिए इन द वेक्टर फॉर्म और यहाँ पे F21 का फॉर्मूला निकाल लिए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है, F12 और F21। तो दोनों के पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या था Q1 और यहाँ पे आपका क्या था Q2। इसके बीच का अगर हम पोजीशन दिखाना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा R12। इसका मतलब ये हुआ Q1 का पोजीशन Q2 के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा R21 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ Q2 का पोजीशन Q1 के रिस्पेक्ट में। तो आपका F21 का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R21 कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बस अंतर यही है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो एक का डायरेक्शन आपका राइट साइड है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम सिर्फ माइनस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा R1 R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 कैप। यहाँ पे माइनस आपका क्या शो करता है कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो आपका विपरीत है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये शो करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन F12 एंड F21। तो ये आपका होगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू वहां पे क्या लिखा हुआ है R21 कैप। क्या हम R21 कैप को रिप्लेस करके लिख सकते हैं माइनस R12 कैप S, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R12 कैप। इस माइनस को हम आगे ले आते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R12 कैप। इसे जरा ध्यान से देखिएगा कि ये वैल्यू जो है वो आपका किसका है, F12 का। तो क्या हम उसके जगह पे F12 रिप्लेस कर सकते हैं S, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन F21 एंड F12। तो बच्चा पार्टी इसे आप पहले नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ
कूलॉम्स लॉ। तो ये सिद्धांत जो है वो आपके कूलॉम के नियम के लिए, राइट, ये किसके लिए बनाया गया सिद्धांत? कूलॉम के नियम के लिए। तो ये सिद्धांत जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इससे रिलेटेड कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम पहले इसके स्टेटमेंट की बात समझ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है, राइट। तो लिखा हुआ है कि जब कई आवेश का मतलब कि बहुत सारा आवेश हो गया, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन, राइट। किसी विशेष आवेश पर यानी कोई स्पेशल चार्ज ले लिए, जैसे कैपिटल Q है ना, पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, किस आवेश पर लगने वाला? तो विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ओके। उन सभी बलों का सदिश योग होता है जो सभी आवेश अलग अलग उस आवेश पर बल लगाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक विशेष आवेश के रूप में कैपिटल Q लिए, ठीक, और इस पे बल लगाने वाला कई आवेश के रूप में हमने लिया Q1, Q2 एंड Q3। और अगर ये पूरे सिस्टम की बात किया जाए तो हम इसको बोलते हैं आवेश का निकाय, यानी कि चार्ज सिस्टम जहां पे कई आवेश की बात किया जा रहा हो, ठीक। अब देखिए कि ये Q1 जो है वो आपका इस कैपिटल Q पे कोई फोर्स लगाएगा, है ना। ये Q2 जो है इस पे कोई फोर्स लगाएगा और ये आपका Q3 जो है वो भी इस पे कोई फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम मान लिए F वेक्टर। क्या मान लिए हम? F वेक्टर। और इस F वेक्टर को यह बोलते हैं परिणामी बल अर्थात रिजल्टेंट फोर्स। अब ये देखिएगा कि ये कैपिटल Q1 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, तो हम बोलेंगे F1। ये कैपिटल Q2 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, F2। और ये कैपिटल Q3 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, F3, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि परिणामी बल, है ना, क्या बोला गया है, परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका F1, F2 और F3 के योग के बराबर होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर को ना भूलें, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। और अगर आपके चार्ज सिस्टम में n आवेश हो तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, तो Fn वेक्टर तक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे n आवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी का उपयोग जो है वो हम न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दो आवेश के बीच लगे बल को तीसरी आवेश प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके चार्ज सिस्टम में फिलहाल दो चार्ज लिया हुआ है Q1 और ये आपका Q2, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो आपका लगा रहा है 10 न्यूटन का, हमने एज्यूम कर लिया। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। अगर हम
यहाँ पे कोई आवेश को लाए या ना लाए, ये दोनों के बीच लगे बल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे नहीं है तो भी नहीं, और अगर यहाँ पे कोई आवेश को ले भी आते हैं फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया Q3, तो यहाँ पे Q3 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 पे, है ना, और यहाँ पे Q3 जो है वो आपका फोर्स लगाएगा Q1 पे, लेकिन ये आपका Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भी 10 न्यूटन लग रहा था Q3 आवेश के अनुपस्थिति में, और अब भी आपका 10 न्यूटन ही रहेगा, है ना, इसको इफेक्टेड नहीं करेगा। तो बच्चा पार्टी पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। ठीक है, ओके। अब मैं कूलॉम नियम के अध्यारोपण सिद्धांत से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु पर क्रमशः +Q, +3Q, +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि न्यूमेरिकल को बनाते समय क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका डायग्राम पे ही डिपेंड करता है। अगर मेरा डायग्राम अच्छे से बनेगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सरल रेखा है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा डायग्राम उसी प्रकार से बनाना है। एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर 3 बिंदु है जो आपके बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, राइट। एक सरल रेखा पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे 3 पॉइंट एज्यूम कर लिए, और कहता है कि तीनों पॉइंट पे क्रमशः कितना कितना आवेश दिया हुआ है, +3Q, +Q और Q। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +3Q, यहाँ पे आपका आवेश है +Q और यहाँ पे आपका आवेश है Q, और ये डिस्टेंस सब इक्वल है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका है R, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी आपका कितना है R, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। उसके बाद बोला गया है कि यदि +Q पर परिणामी बल का वैल्यू कितना है, 0, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना है, 0। तो ये बताइए कि ये +Q जो है वो +3Q पे फोर्स लगाएगा, राइट। ये +Q जो है Q पे भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये +3Q +Q पे बल लगाएगा, और ये आपका Q जो है वो भी आपका +Q पे बल लगाएगा। तो अगर हम बल की बात करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स +Q +3Q पे लगा रहा है उसको मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं, F1। और ये +Q है और ये भी आपका Q है, ये भी कौन सा फोर्स लगाएगा, हम बोलेंगे आपका विकर्षण लगेगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका ये डायरेक्शन होगा, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं F2। और यहाँ पर जो परिणामी बल लग रहा है +3Q के द्वारा और Q के द्वारा, वो आपका फोर्स कितना है F, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, है
है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब बताइए कि वेक्टर F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। F1 अगर हम निकालना चाहें तो F1 इसके और इसके बीच लग रहा है। F निकालने का फॉर्मूला क्या है, K इंटू 3Q इंटू Q और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, ये आपका क्या हो जाएगा, R²। अब ये बताइए कि क्या दोनों फोर्स F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखने के बाद पता चलता है कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो इक्वल करने के लिए हम वेक्टर में कौन सा साइन का प्रयोग करते हैं, माइनस का। तो यहाँ पे सेम साइन को करने के लिए, सेम डायरेक्शन को करने के लिए हम यूज करेंगे माइनस, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू F2 किसके किसके बीच लग रहा है, प्लस स्मॉल q और प्लस कैपिटल Q। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, K इंटू 3Q इंटू Q अपॉन R² प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R²। इस माइनस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि K इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R² इक्वल टू, इधर क्या बच गया, K इंटू 3Q इंटू Q अपॉन R²। यहाँ से जो कैंसिल होने वाले पार्ट है उसको आप पहले कैंसिल आउट कर लीजिए। ये K से K कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा वो आपका क्या बचा, कैपिटल Q इक्वल टू प्लस 3Q। और मेरे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा गया है, कैपिटल Q का। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस 3Q। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, अब देखिएगा कि न्यूमेरिकल नंबर 2 को कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छी से रीड करिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी। क्वेश्चन में आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके प्रत्येक साइड का जो लेंथ है वो आपका a दिया हुआ है, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे जो चार्ज है वो आपका स्मॉल q दिया हुआ है। और मेरे से पूछा गया है कि इस B पॉइंट पे कुल फोर्स का वैल्यू बताइए। तो ये बताओ कि इस B पॉइंट पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगा सकता है। ये आपका A पॉइंट वाला, C पॉइंट वाला, और ये आपका D पॉइंट वाला। तो यहाँ पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, 3, F1 ड्यू टू पॉइंट A, F2 ड्यू टू पॉइंट C एंड F3 ड्यू टू पॉइंट D, राइट। तो यहाँ पे पहले हम F1, F2, F3 का वैल्यू निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट B पर लगने वाला कुल परिणामी बल का वैल्यू। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर F1 का वैल्यू कैसे निकालें। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू, ये फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, इस Q और इस Q के बीच। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन दोनों के बीच जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कितना है, A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A²। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं
F, क्या मान लेते हैं हम F। और अगर हम F2 की बात करें तो इसका भी वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगाने वाला जो चार्ज है वो भी आपका क्या है, Q ही है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये बताइए, इसका एक प्लस डायग्राम हम बना लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ये है ना डायग्राम, ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये आपका है पॉइंट बी, ये आपका है पॉइंट सी, और ये आपका है पॉइंट डी। यहाँ पे चार्ज Q है, Q, और यहाँ पे भी कितना है Q, और ये स्क्वायर होने के कारण इसके प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है A। तो हम F1 का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे F1 की बात करें तो F1 का जो डायरेक्शन होगा वो आपका ये वाला डायरेक्शन होगा, ये आपका हो गया F1 वेक्टर। और अगर ये C फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये आपका होगा F2 वेक्टर। और अगर ये आपका D लगाएगा तो इसका आपका क्या होगा, बिल्कुल सामने होगा, और ये आपका होगा F3। तो F3 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके स्क्वायर का डायगोनल है। तो क्या आप डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं, √2 इंटू साइड, और साइड कितना दिया हुआ है A, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इंटू A। अब हम डिस्टेंस निकाल लिए तो क्या हम फोर्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्पेस कम रहने की वजह से पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो F3 का वैल्यू क्या हो गया आपका, K इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K इंटू ये आपका चार्ज कितना दिया हुआ है Q इंटू Q, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है √2a, और इसका क्या होता है स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, K इंटू Q अपॉन √2 का स्क्वायर कितना 2, और A का स्क्वायर कितना A स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसका हो गया, F3 का। अब बताइए कि जब हम लोग 11th क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे तो आप लोग ये देखे थे कि अगर ये आपका कोई वेक्टर है F1 और ये आपका कोई वेक्टर है F2, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो आपके F1 और F2 के बीच होता था, और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे FR के द्वारा। तो क्या हम यहाँ से F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, और ये आपका होगा FR, क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए 11th क्लास में एक फॉर्मूला था, है ना, और वो फॉर्मूला आपका क्या था, FR इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा। थीटा का मतलब हुआ कि F1 और F2 के बीच बना कोण। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना डिग्री का बन रहा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी आपका क्या होगा 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये आपका पूरा पार्ट क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 90 डिग्री है।
तो यहाँ पर रूट अंडर F1 को हमने क्या एज्यूम किया था F, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F2 को भी हमने क्या एज्यूम किया था F, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा F स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हो गया 2F स्क्वायर और इसका वैल्यू हो जाएगा F रूट 2 और F का वैल्यू कितना दिया हुआ K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू किसका हो गया Fr का और ये वैल्यू क्या हो गया F3 का। लेकिन हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है टोटल फोर्स ना, तो टोटल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है इस डायरेक्शन में कुल बल कौन कौन लग रहा है, एक लग रहा है आपका F3 और उसी डायरेक्शन में दूसरा बल लग रहा है Fr। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या ये दोनों फोर्स, अगर हम दोनों फोर्स को ऐड कर दें तो क्या आपका कुल फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर F का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा F3 प्लस Fr। F3 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए तो यहाँ पे K इंटू Q कितना हो गया Q स्क्वायर अपॉन इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है 2A स्क्वायर प्लस Fr का वैल्यू कितना निकाले हैं K इंटू Q कितना हो गया Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और यहाँ पे क्या है रूट 2। अब इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस रूट 2 और इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा फाइनल आंसर K इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 और इसका SI मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो बच्चा पार्टी समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।